Good afternoon, everyone. Today is 5th of February, and we shall be discussing 5 important articles of the day. ये जो 5 आर्टिकल्स है, इसमें से 2 आर्टिकल को मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया, बैकग्राउंड थोड़ा और समझाने की कोशिश की है. उसमें से एक आर्टिकल मणिपुर के बारे में, मणिपुर क्राइसिस को थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. न्यूज़ ये है कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल हट गया है एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट फिर से फॉर्म होगा. तो हमारे लिए कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा या कौन गवर्नर रहेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है. हम सिर्फ पॉलिटिकल प्रोसीजर समझेंगे प्रेसिडेंट रूल के बारे में. एंड दूसरा, मैं आपको मैप के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि मणिपुर क्राइसिस के मेजर फैक्टर्स क्या है, हम ऑब्जेक्टिवली देखेंगे. जो सेकेंड आर्टिकल है वो है यूजीसी रेगुलेशन के बारे में, कि जो एजिटेशन चल रहा था, इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कास्ट इनटू अ पर्टिकुलर कमिटी, उसके बारे में. वो सिर्फ न्यूज़ है, उसको बस समझेंगे कि क्या था. दैट्स इट. थर्ड जो है वो रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट इन डिजिटल मोनोपोलिस. ये एडिटोरियल है, इसके ऊपर ओपिनियन भी है, दोनों को कंबाइन करके एक आर्टिकल में मर्ज किया हुआ है. इसमें डिजिटल एज जो है वहां पे किसी के कंसेंट का होने का मतलब क्या होता है उसको समझेंगे. फोर्थ आर्टिकल जो है दैट इज रिगार्डिंग नासाज आर्टेमिस मिशन. ये साइंस एंड टेक से है और ये सेकंड आर्टिकल है, मतलब नासाज आर्टेमिस मून मिशन, जिसको मैं न्यूज के थोड़ा सा आगे जाकर थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आर्टेमिस 1, 2, 3, 4 क्या है, पर्पस क्या है, अपोलो मिशन से डिफरेंट कैसा, ये सब हम फोर्थ में डिस्कस करेंगे. एंड द लास्ट वन इज रिगार्डिंग डेटा प्रोटेक्शन एंड इंडियाज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट. हाउ इंपॉर्टेंट डेटा प्रोटेक्शन इज और इंडिया उसमें किस तरीके से काम कर रहा है, इसको हम समझेंगे. बट बिफोर I start discussing these articles, here are few important things that you should be aware of. First is this फाउंडेशन बैच. ये जीएस फाउंडेशन बैच है. ये आपके लिए यूपीएससी और एपीएससी दोनों के लिए बेनिफिशियल है. जब हम फाउंडेशन बैच की बात करें तो फाउंडेशन बैच का पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस होता है कि जिनको कुछ नहीं भी पता, बिल्कुल स्क्रैच नॉलेज है, बिल्कुल रॉ नॉलेज है, उनको हैंड होल्डिंग करके, उनको गाइड करके फाइनल लिस्ट तक लेकर जाना, ये होता है फाउंडेशन. इसमें सिर्फ प्रीलिम्स नहीं होता, इसमें प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, आपका आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, फाइनल लिस्ट तक पूरी जर्नी इसमें होती है. ये जो है ये इस मंथ में स्टार्ट होगा. ये वर्किंग प्रोफेशनल जो है उनके लिए भी सुटेबल है, क्योंकि हाइब्रिड मोड में होगा, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन. मोर ओवर डिफरेंट टाइम स्लॉट्स है, इसमें से कोई भी स्लॉट जो आपको ठीक लगता है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वर्किंग आवर्स के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो. इसके डिटेल्स के लिए काइंडली कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन्ड हियर. जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट है दैट इज पेक्यूलर वन. ये जो क्रैश कोर्स है ये किन बच्चों के लिए जो इस साल, मतलब अभी जो अगले 2-3 महीने में प्रीलिम्स होगा उनके लिए है. इसका फायदा उन बच्चों को होगा जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, सेल्फ स्टडी किया हुआ, या पहले कुछ साल पहले कोचिंग की थी, उनको रिवीजन करने की जरूरत है. इस बैच में विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 मंथ्स, 2-2.5-3 महीने में सारा सिलेबस रिवाइज कराया जाएगा. इस बैच के जो कुछ फीचर्स है वो इस तरीके से, आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो 10 स्मार्ट बुक्स है सीएसएपी के वो मिलेंगे. आपको पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिलेगा. एक 15,000 एमसीक्यू का एक टेस्ट सीरीज है वो आपको मिलेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. एंड इसके अलावा ऑनलाइन ऑफलाइन ये दोनों भी अवेलेबल होंगे. अब ये जो थर्ड स्लाइड था रिगार्डिंग 15,000 एमसीक्यू, उसको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये जो 15,000 एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज है, इट इज नॉट जस्ट अ टेस्ट सीरीज, इट्स एन इकोसिस्टम. प्रीफिट इकोसिस्टम इसका नाम है. इसमें 2 क्रिटिकल एलिमेंट है. फर्स्ट इज फ्री पार्ट, जो कि 3000 प्लस एमसीक्यू का है. ये 3000 मिनिमम है, 3000 प्लस एमसीक्यू होंगे. ये यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे. इसके अलावा
इन फ्री यूट्यूब वीडियो के लेक्चर्स में एमसीक्यू एलिमिनेशन टेक्निक पढ़ाई जाएगी, सारे एमसीक्यूज का डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा इंक्लूडिंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। लेकिन इस फ्री पार्ट का टेस्ट सीरीज हिस्सा नहीं होगा, ना ही सीसैट इसमें डिस्कस किया जाएगा। जो पेड पार्ट है उसमें 12,000 एमसीक्यूज है और ये ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज के फॉर्म में अवेलेबल होगा। ये जो टेस्ट सीरीज है, ये 12,000 जो है, दीज आर 120 टेस्ट, और ये जो 120 टेस्ट है वो 30 जो है वो इजी है, 30 जो है वो मॉडरेट है, 30 जो है वो डिफिकल्ट लेवल पर है, एंड बाकी और 30 है। जो बाकी के जो 30 है उसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे जिन्हें मैं शॉर्ट फॉर्म में FLT कह रहा हूँ, 10 जो होंगे वो CSAT के टेस्ट होंगे, और फाइनल 10 जो है वो जो कमीशन का जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उनको सिमुलेट किया जाएगा ताकि आपको एक्चुअल एग्जाम जैसा एक्सपीरियंस आ सके। ये जो पेड कोर्स है, ये 120 टेस्ट वाला 12,000 क्वेश्चन वाला, इसका प्राइस जो है वो 12,000 रुपीज है, लेकिन अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 7,999 में ये मिल जाएगा। अगर आप इस दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करते हो परचेस करने से पहले, और अगर आप और डिस्काउंट की रिक्वायरमेंट प्लेस करते हो बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल रीजंस और व्हाटएवर, आपको इसके ऊपर भी फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट मी बिगिन। ये जो अभी CNA हम लोग डिस्कस करेंगे, ये इसका PDF ऑल्सो जो यूट्यूब पे फ्री MCQ डिस्कशन होता है उसकी जो डॉक्यूमेंट है ये आपको ऐप के ऊपर मिल जाता है। तो इन ऑर्डर टू डाउनलोड दैट, ऑल यू नीड टू डू इज स्कैन दिस QR कोड। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट आर्टिकल is BJP-led NDA government which is sworn in Manipur. President rule is revoked. अब हमें इस आर्टिकल से क्या समझना है, इस आर्टिकल में कौन चीफ मिनिस्टर बनेंगे, कैसे होगा, ये सब दिया हुआ है। हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम इसमें समझेंगे कि पॉलिटिकल प्रोसीजर क्या फॉलो होती है, प्रेसिडेंट रूल कब लगता है, मुंबई केस जो थी उनका रोल क्या था, आर्टिकल 356 का इलोंगेशन कितना है, मतलब कितने दिनों तक रह सकता है, उसको रिवोक करने के लिए क्या प्रोसीजर है, ये हम समझेंगे। दूसरा एस्पेक्ट जो हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ मैप कि ये कॉन्फ्लिक्ट का बेस रूट कहां से है। ठीक है, सो लेट्स सी। न्यूज का कंटेक्स्ट बस इतना है कि ये जो प्रेसिडेंट रूल था उसको हटा दिया गया क्योंकि वहां पे बहुत लंबा एथनिक वायलेंस चला था और इसके वजह से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। कुछ फैक्ट्स, जो प्रेसिडेंट रूल अप्लाई होता है दैट इज बेस्ड ऑन आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 में कहीं पे भी प्रेसिडेंट रूल ये वर्ड यूज नहीं किया गया है, वहां पे इमरजेंसी कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर की वजह से आने वाला। ठीक है, इट इज अप्लाइड व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्स। अब जब ये अप्लाई किया जाता है तो गवर्नर अपना रिपोर्ट देता है, लेकिन गवर्नर का रिपोर्ट मैंडेटरी नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी। प्रेसिडेंट आफ्टर एनालाइजिंग डिफरेंट सिचुएशन either on the aid and advice of the governor or the council of minister of the state or on its own behalf by considering other aspect, president rule apply कर सकता है। जो president rule जो apply होता है वो एक टाइम पे 6 महीने तक का होता है। इसके बाद आपको अगर एक्सटेंड करना हो तो आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल लगता है। दो चीजें चाहिए होती है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड सेकंड चीज चाहिए होती है कि आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनसे आपको रिपोर्ट चाहिए होता है कि बॉस यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द XYZ रीजन। इट कैन बी एथनिक वायलेंस, इट कैन बी समथिंग, सम क्राइसिस, वॉर लाइक सिचुएशन, सिविल जैसा कुछ इशू है, whatever the reason is। अगर आर्टिकल 324 which is the responsibility of इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो सेकंड चीज करनी पड़ती है, वो बताना पड़ता है प्रेसिडेंट को, पार्लियामेंट को, तब जाके ये 6 महीने से आगे एक्सटेंड हो सकता है। एट नो पॉइंट ऑफ टाइम ये इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 3 साल ही हो सकता है, 3 years।
इट हैज टू बी रिन्यूड एवरी 6 months। ठीक है, अब इसका आपने एप्लीकेशन देख लिया, कंटिन्यू करने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, लेकिन अगर उसको हटाना है, इफ यू वांट टू रिवोक इट, प्रेसिडेंट अलोन कैन डू इट। प्रेसिडेंट का मतलब एग्जीक्यूटिव अलोन कैन डू इट, इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अप्लाई करने के लिए है, रिमूव करने के लिए नहीं है, ये हमें समझना। थोड़ा इसी आर्टिकल को मेंस के पर्सपेक्टिव से समझते हैं, ये क्यों, कोर इशू इसमें क्या है। एक, रिस्टोरेशन ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये बहुत जरूरी होता है। देन क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स का होता है, और जब तक वायलेंस चल रहा है और जब तक लोगों का वॉइस असेंबली तक नहीं पहुंचेगा तब तक इशू रिजॉल्व नहीं होते। इसलिए रिस्टोरेशन ऑफ इलेक्टेड गवर्नेंस is an important aspect of thriving or perishing democracy. Second is, जो आर्टिकल 356 है उसके अंडर प्रेसिडेंट का रूल जब आता है तो उनके एक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब अकाउंटेबिलिटी को लेकर बहुत लिमिटेशंस है, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन रेज नहीं किए जा सकते। ज्यादा से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट कुछ चीजें नोटिस कर सकता है, कुछ चीजें दिख सकता है, बट वो राष्ट्रपति जी is not accountable to the Supreme Court for the actions taken under the President rule. एक नेक्स्ट कोर कंसर्न इज सेंटर और स्टेट का जो बैलेंस है इन हैंडलिंग इंटरनल सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पहले ऐसा रहा है, मुंबई केस तक, ऐसा मुंबई केस जो हुआ था तब तक ऐसा था कि जस्ट बिकॉज प्राइम मिनिस्टर का, इंदिरा गांधी जी के टाइम की बात है ये, जस्ट बिकॉज प्राइम मिनिस्टर का अगर चीफ मिनिस्टर का नहीं बना तो वो सीधा प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर देते थे। ऐसे कई साल है, ऐसे कुछ स्टेट्स है जिसमें 12-12, 15-15 टाइम्स प्रेसिडेंट रूल अप्लाई किया गया। इसी चीज को रोकने के लिए मुंबई केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोटोकॉल सेट कर दिया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द एक्शन अबाउट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, इसको सुप्रीम कोर्ट इवेल्युएट कर लेता है। इसमें की टेक अवे मैं आपको इसके बाद मैप के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी ये समझिए कि इफ यू हैव टू कंक्लूड दिस, रिवोकेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल टेस्ट्स इंडियाज एबिलिटी टू रिस्टोर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस विदाउट इग्नोरिंग ग्राउंड रियलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आप कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, बट फिर भी डेमोक्रेसी को रीस्टैब्लिश करना पड़ेगा। ये अटेम्प्ट करिए एमसीक्यू, पॉज करके वीडियो, फिर उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, सो with reference to the president rule in states, consider the following statements. Revocation of president's rule requires approval of the parliament. नहीं, अगर उसको एस्टैब्लिश करना है तो अप्लाई करना है प्रेसिडेंट रूल, तब चाहिए होता है पार्लियामेंट का अप्रूवल। रिमूव करने के लिए नहीं चाहिए होता, तो वन इज रॉन्ग। President rule can be imposed only after the governor submits a report. No, not only after. Governor can submit a report, but without report also it can be applied. So second is wrong. Judicial review is available against the imposition of president rule. Yes. So statement would be only 3. अच्छा, यहाँ पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, ये only 3 है, मतलब B is the correct answer, 3 only. इन 3 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन इज सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब थोड़ा समझते हैं, मणिपुर में मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूं ग्रीन कलर का। मणिपुर में हर तरफ से हिल्स है, ये चारों तरफ से हिल्स है मणिपुर में। ठीक है, और ये मणिपुर की जो हिल्स है इनका डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब ऑल ऑफ देम आर पॉइंटेड टुवर्ड्स द सेंटर। जो स्लोप है वो सेंटर की तरफ है। ठीक है, अब बात ऐसा है कि मणिपुर में सारा पानी आता है कहां पे, सेंटर में, इसीलिए लोकटक लेक वहां पे। तो सारा जो अलुवियम है, जो फर्टाइल सॉइल है, वो आती कहां पे, सेंटर में। जो एथनिक डिवीजन है मणिपुर के ट्राइब्स में, कुकी साइड से जो है वो लगभग 50% है, और जो मैती लोग है वो लगभग 50% है। कुकी लोग जो है वो लार्जली क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, मैती लोग जो है वो लार्जली हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। अब फंडा ये है कि जो 50% कुकी पॉपुलेशन है ये सारा हिल्स में है,
ये सारे हिल्स में कुकी पॉपुलेशन है। जो मैती पॉपुलेशन है वो बीच में प्लेन्स में है यहाँ पे, ठीक है। अभी आप ज्योग्राफिकली अगर देखोगे तो ये जो हिल सेक्शन है दैट काउंट्स अराउंड 90% अप्रोक्सीमेटली, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बट अप्रोक्सीमेटली 90% हिल्स है, और 90% हिल्स में रहता है 50% पॉपुलेशन। और जो सेंटर का जो ये जो जगह है प्लेन का वो लगभग 10% है, और इस 10% में रहता है 50% पॉपुलेशन। तो आप लॉजिकली देखोगे तो इस एरिया में बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है। 50% उस स्टेट की जनता जो है वो 10% लैंड पे रहती है, और बाकी के 90% पे बाकी पूरी कुकी कम्युनिटी रहती है। इनके बीच में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट तब स्टार्ट हुआ जब कुछ इश्यूज के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैतेई ने एसटी स्टेटस की डिमांड की थी जिसको अप्रूव कर लिया गया था। एसटी स्टेटस से कुकीज को क्या दिक्कत है? दिक्कत ये थी कि अगर इनको एसटी स्टेटस मिल गया तो नाउ दे कैन परचेस लैंड और सेटल इन हिल्स ऑल्सो, तो फिर इनका मोनोपोली खत्म हो जाता। ये स्टार्टिंग पॉइंट था जहां से ये शुरू हुआ था। बाकी की चीजें भी बहुत सारी है जो इसमें कंट्रीब्यूट करती गई। कुछ हद तक म्यांमार से कुकी इन्वेजन हुआ है, कुछ साइड से कोई एक्सटर्नल रोल लोगों का रहा है, ठीक है। अब दूसरा एस्पेक्ट है इकोनॉमिक डिवीजन का, मतलब बजट एलोकेशन का। आप नोटिस करो 90% हिल एरिया जहां पे मैती कुकी पॉपुलेशन रहता है, 10% एरिया इज मैती पॉपुलेशन एरिया जिसमें 50% पॉपुलेशन रहता है। लेकिन जब सालाना बजट आता है तो 90% का जो बजट है, मतलब उनका क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट है कुकीज का कि मेजॉरिटी ऑफ द जो बजट है दैट इज गिवन टू दिस रीजन, और 90% जोग्राफिकल एरिया को बहुत कम हिस्सा मिलता है। अदर एस्पेक्ट ये है कि जो बॉर्डर एरियाज है वहां से कॉन्फ्लिक्ट है। अगर यहाँ के पॉपुलेशन को कहीं भी बाहर जाना है, असम जाना है, नागालैंड जाना है, कहीं पे भी जाना है, मिजोरम जाना है, दे विल हैव टू पास थ्रू द एरियाज ऑफ कुकी पीपल। तो उनके पास अगर वो एयरपोर्ट से जाते हैं तो ही एक ऑप्शन है जिसमें उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल प्लेयर्स, फॉरेन एजेंसीज, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है। इसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा चल रहा है। अब बाय ग्रेस ऑफ गॉड, बाय अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्लॉय किया सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से, अभी सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल में आ गया है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ एथनिसिटी, सिर्फ रिलीजन, सिर्फ पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। अब आप पावर भी देखिए कि जो कुकी लोग है, मतलब जो बेसिकली हिल में रहने वाले ट्राइब है, वो प्लेन्स में जो नीचे 10% एरिया वहां पे आकर अपने लैंड खरीद सकते हैं, वहां पे सेटल हो सकते हैं। लेकिन जो प्लेन में इतने डेंसिटी में रह रहे हैं वो हिल्स में जाकर लैंड ना खरीद सकते, ना सेटल हो सकता है। तो इतना पॉलिटिकल लेवल पर राइट्स में भी एसिमेट्री है। तो इसीलिए जैसे ही मैती को स्टेटस मिला एसटी का, ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट stays UGC regulation of 2026 and Supreme Court has argued that 2012 के जो नॉर्म्स है वही अब इम्प्लीमेंट होंगे जब तक 26 के बारे में कोई डिसाइसिव रूलिंग नहीं आ जाता। थोड़ा सा फैक्ट्स देख लेंगे जो हम लोग आंसर्स में लिख पाएंगे। एक, आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है। इट इज आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी में आता है। लेट मी चेंज द कलर। इट गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लोगों का ये आर्ग्यूमेंट था जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आर्टिकल 14 ही वायलेट हो रहा है, क्योंकि जो कमिटी बन रही थी उसमें जनरल का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। ये लोगों का आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। ये फैक्चुअली करेक्ट है या नहीं है ये मुझे नहीं पता। ये इसलिए नहीं पता क्योंकि मैंने एक्चुअल डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा है। वो अवेलेबल अगर होता कहीं पे तो मैं पढ़कर बता देता, बट जो मैं बता रहा हूं वो न्यूज रिपोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट पुट फोर्थ किया उसके बेसिस पे। तो इसलिए उनका आर्ग्यूमेंट था कि आर्टिकल 14 डाइल्यूट हो रहा है। आर्टिकल 15 जो है इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बट परमिट्स स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस और कास्ट।
थर्ड, सुप्रीम कोर्ट जो है इट हैज अ पावर टू सबऑर्डिनेट टू स्टे ऑन द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इफ प्राइमा फेसी उनको लगता है कि आर्बिट्री है। जो 2012 की यूजीसी रेगुलेशंस है, दे आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड एंटी डिस्क्रिमिनेशन मैकेनिज्म। लेकिन जब आप बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ते हो, बहुत ओपिनियन समझ ले की कोशिश करो तो आपको रियलाइज होता है कि ये रेगुलेशन जरूरी थे जो 2026 के आए हुए, दोज वर नीडेड। मतलब 95% ऑफ दिस पार्ट ऑफ 2026 इज बेटर, वे लॉट इम्प्रूव वर्जन ऑफ 2012। 5% में दिक्कत है, वो क्लैरिफाई करके 2026 वाला इंप्लीमेंट करना मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनली सही है। तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई एक्शन लेगा एंड इट विल बी डन। बट एज ऑफ नाउ आपके लिए बस इतना समझना है कि 2012 का कंटिन्यू होगा। इसमें ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल में बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये समझना था कि ये रुक गया है। तो आप जो बहुत सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नॉलेज इधर उधर स्प्रेड करते हो उसको आप रोक सको। की टेक अवे, एंटी डिस्क्रिमिनेशन फ्रेमवर्क जो है दैट मस्ट प्रोटेक्ट द वल्नरेबल सेक्शन विदाउट क्रिएटिंग एनी लीगल एम्बिग्विटी और इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रस्ट। ये जो 2026 का जो 5% वाला जो इशू है, मतलब 5% जो एम्बिग्विटी, वो यही करता है कि क्लियरिटी नहीं है कि उस कमेटी में जनरल का रिप्रेजेंटेशन होगा या नहीं होगा, या ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उनके अगेंस्ट कुछ गलत हुआ ही है अगर किसी ने कंप्लेंट किया है, और फिर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रूविंग दैट इट वाज नॉट डन विल बी ऑन द अक्यूज्ड। ये एक एम्बिग्विटी अभी भी है, इस एम्बिग्विटी को हटाना ये कंक्लूजन में ये कह रहा है कि इट इज अ वेरी वेरी नेसेसरी। Question, consider the following statement regarding equality under the constitution. Article 14 embodies the principle of formal equality, correct? Article 15 allows the state to make special provision for socially and economically backward classes, correct? Subordinate legislation is immune from judicial review. Statement 3 is wrong, so answer would be A. ठीक है, you can pause the video and read the explanation of the statements. Let's move on to the next article. Next article is डिजिटल वर्ल्ड का है, डेटा इंफॉर्मेशन के एरिया का है। हुआ यह कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में ये डिस्कशन चल रहा था कि जब कभी आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो या मेटा, फेसबुक, कोई भी आप जब ऐप इंस्टॉल करते हो तो आप कंसेंट देते हो कि कैन दे एक्सेस योर मेमोरी, कैन दे एक्सेस योर फोटोग्राफ्स, कैन दे एक्सेस योर माइक, कैन दे एक्सेस योर कैमरा, कैन दे एक्सेस योर डिवाइस। ये सारी परमिशन वो पूछते हैं और आप उसको देते हो। सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल किया गया था कि जब आप उसको परमिशन दे रहे हो, मतलब आप अपना जब कंसेंट दे रहे हो, क्या वो एक्चुअल में कंसेंट है या आपके पास कोई और वजह है ही नहीं, इसके वजह से आपको वो कंसेंट देना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप कंसेंट नहीं देते तो बहुत सारे एप्लीकेशन है कि जो काम ही नहीं करते, जब तक आप उनको एक्सेस ना दो वो आगे बढ़ते ही नहीं है। तो ये कंसेंट कैसे हुआ, ये परमिशन कैसे हुई, ये तो फोर्स्ड एक्ट हुआ ना। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये था कि क्या ये फोर्स्ड एक्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जो एनालिसिस दिया उसको हम समझेंगे। उसका क्वेश्चन ये था कि वेदर यूजर कंसेंट ऑन अ डोमिनेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप इज जेन्युइनली ए वॉलंटरी परमिशन और इट इज बिकॉज कोई और ऑप्शन है ही नहीं परमिशन देने के अलावा। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जो राइट टू प्राइवेसी है, मेरा डेटा मुझे शेयर करना या नहीं करना, ये मेरा राइट है। ये राइट टू प्राइवेसी जो है वो अंडर आर्टिकल 21, अंडर राइट टू प्राइवेसी इज अंडर आर्टिकल 21। राइट टू लाइफ जो है उसका इंटीग्रल हिस्सा, ये सुप्रीम कोर्ट में पुट्टू स्वामी जजमेंट जो था उसमें हाईलाइट किया गया है दैट इट इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू प्राइवेसी। दूसरे साइड में अगर कोई डोमिनेंट पोजीशन, जैसे कि फेसबुक, लेट्स से कि आपका और व्हाट्सएप का रिश्ता है, आपका या आपका और से इंस्टाग्राम का रिश्ता है, तो आपके पास क्या पावर है? इंस्टाग्राम के पास तो पूरी मशीनरी है ना, पूरा वर्ल्ड और डोमिनेंस है। तो आप दोनों जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हो तो इंस्टाग्राम इज एट वेरी हाई पोजीशन, वेरी डोमिनेंट पोजीशन। तो सेकंड फेज जहां पे आता है कि जब दो अनइक्वल पावर वाले एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तब जिसके साथ ज्यादा पावर है अगर वो अपने पावर का अब्यूज करता है तो उसके अगेंस्ट काम करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करता है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी इसमें थोड़ा रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट कि जो डेटा है, जो आपका इंफॉर्मेशन है, एवरीथिंग,
what you do, what you read, which are the websites you visit, what are the kind of choices you make when you purchase, किस तरह के खाना खाते हो, क्या ऑर्डर करते हो, कितना फ्रिक्वेंटली करते हो, ये सारा आपका डेटा है ना। और ये डेटा जो है इट हैज बिकम अ वेरी की इकोनॉमिक रिसोर्स, स्पेशली अल्गोरिदम ड्रिवन जो प्लेटफॉर्म बेस्ड मार्केट है उनके लिए। फाइनल इज जो कंसेंट है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। अनलेस यू हैव मीनिंगफुल कंसेंट कोई फायदा नहीं। और मीनिंगफुल कंसेंट होने का मतलब क्या है कि आपके पास रियल चॉइसेस है, ना कि फोर्स्ड एक्सेप्टेंस। इसको थोड़ा सा मीन्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इसमें क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। एक, जो वैलिडिटी ऑफ कंसेंट है, तो उसका क्या मतलब क्या है, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ कंसेंट जब मार्केट डोमिनेंस वाला कंडीशन में आप सर्वाइव कर रहे हो। दूसरा, प्राइवेसी राइट्स जो है उसके फंडामेंटल राइट हो और जो कंपटीशन लॉ है, इनके बीच में जो लाइन है ना वो बहुत ब्लर है। फिर जो कोएर्सिव नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है, मतलब व्हाट्सएप हो या कोई, आइदर टेक इट और लिव इट, मतलब लेना है तो नहीं तो आगे बढ़ो, ये जो डिजिटल पॉलिसी है ये प्रॉब्लमैटिक है। फोर्थ इज अबाउट पावर एसिमेट्री बिटवीन यूजर्स एंड बिग टेक प्लेटफॉर्म्स। And the last one is limits of self-regulation in data-driven business models. What are the limitations of self-regulation? क्योंकि बहुत सारा चीज ये कंपनी, इस ऑर्गेनाइजेशन का सेल्फ रूल पे ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब they themselves regulate their behavior. कंक्लूडिंग लाइन होगा, इन डिजिटल मोनोपोलीज these consent जो है it loses ethical and legal meaning unless they are backed by the genuine user choices and regulatory safeguards in order to make sure that no grievances are left unaddressed. Please pause the video and try and attempt this MCQ. With reference to the digital platform and user consent, consider the following statements. 1. Consent obtained in the absence of meaningful alternative may be considered coercive. Statement 2. Issues of data privacy are completely outside the scope of competition law. Statement 3. Abuse of dominance can arise even without price manipulation. So, statement 3 is absolutely correct. Price बिना manipulate किए भी dominance का abuse हो सकता है. Issues of data privacy are completely outside of no. They are part. So, second eliminate हो जाएगा. So statement 1 is also correct क्योंकि दोनों में common है. Coercive consent obtained in the absence of meaningful alternatives may be considered coercive. You can pause the video and read the details mentioned here, or you can access the PDF from CSAP app as well. ये आर्टिकल है जिसको मैं थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये साइंस एंड टेक से है, एंड मतलब साइंस एंड टेक वाला टेक्निकल एलिमेंट नहीं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि लेक्चर करंट अफेयर्स का, लेकिन कुछ 2-3 चीजें मैं बताता हूँ, कुछ डिस्कस करेंगे। एक, पहले तो समझ लीजिए न्यूज क्या है। जो आर्टेमिस मून मिशन है ना नासा का, इट हैज बीन पुट ऑन होल्ड, मतलब उसको पॉज कर दिया। वो पॉज क्यों किया? क्योंकि उनके लिए ये ह्यूमन इंटरवेंशन है, इसमें ह्यूमंस को लेकर जा रहे हैं मून पर, तो सेफ्टी पहली जरूरत है। इसलिए जब तक 100% अश्योरेंस नहीं है कि नथिंग विल गो रॉन्ग, ये पॉज होता रहेगा। और सारे बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं, ऑल द बिग एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट्स फेस दिस इशू, वो डिले होते रहते हैं क्योंकि दे कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन सेफ्टी। सेफ्टी फर्स्ट हैज टू बी द अप्रोच। कुछ फैक्ट्स, जो आर्टेमिस है उसका पर्पस है ह्यूमंस को मून पर वापस लेके जाना, ठीक है। अब बाकी के जो है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। कोर इशू इसमें है कि सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच जो है वो कंटिन्यू रहेगा और वो रहना भी चाहिए। सेकेंड, जो टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हेवी लिफ्ट जो सिस्टम्स होती है वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है कि वन पर्सन और वन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कैन नॉट हैंडल इट। आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स, बहुत ज्यादा टीम्स, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में लगता है, तो कहीं से भी एरर ऑफ जजमेंट अगर माइन्यूट भी हुआ तो भी सब बिगाड़ सकता है। इसलिए इट टेक्स टाइम एंड इट गेट्स डिलेड। ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे बड़े प्रोग्राम में कॉस्ट एंड टाइम ओवररन होना ये आम बात है, इट इज अ नॉर्म। Key takeaway, in advanced space missions, postponement reflects prudence and technological rigor rather than a failure. Meaning, आप
जब मार्च में होने वाला, जब मई में हो रहा है, मई में होने वाला नवंबर में हो रहा है, ऐसा जब डिले होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिशन फेल हो रहा है. इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स के पीपल वांट टू बी एब्सोल्युटली श्योर. इट रिफ्लेक्ट्स द टेक्नोलॉजिकल प्रूडेंस. Please pause the video and attempt this MCQ. Then I'll explain a little bit about Artemis. With reference to the Artemis program, consider the following statements. It aims to establish a long-term human presence on the moon. It is intended to support future human missions to the Mars, and it is purely commercial space program without state involvement. So statement 3 is wrong. ये NASA का है, government का है. So 3 गया. दोनों में 1 कॉमन है तो 1 है. इट इज इंटेंडेड टू सपोर्ट फ्यूचर ह्यूमन मिशंस टू मार्स. आंसर इज करेक्ट. अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए, आर्टेमिस जो है वो सीरीज ऑफ मून है. अब चांद पर पहले भी जा चुका है यूएसए, बीच में फिर 3-4 दशकों तक, मतलब 40 साल तक उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया था. बाकी स्पेस एक्सप्लोरेशन चल रहा था. तो जब वो पहला आपने नील आर्मस्ट्रांग का अगर देखा है जहां पे वो झंडा फड़का रहा है, वो जिस मिशन पे गया था उसका नाम था अपोलो. शायद एक पी कम है बट ठीक है, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है. अपोलो मिशन वो उसका रोल था. जिस मिशन की बात हम कर रहे हैं वो है आर्टेमिस. दोनों में पहले तो डिफरेंस समझते. अपोलो जो था उसका शॉर्ट टर्म था, मतलब टच एंड गो था, मतलब मून पर जाना था. ये मून पर जाना था, ये लेट्स से दिस इज मून. मून पर गए, टच किया, ह्यूमन फ्लीट किया, वहां पे फ्लैग लहरा और वापस आ गए. पहला ह्यूमन एक्सप्लोरेटरी मिशन जहां पे वो लैंड किया आउटर बॉडी में. आर्टेमिस जो है वो शॉर्ट टर्म नहीं है. आर्टेमिस इज अ लॉन्ग टर्म. मीनिंग ये अर्थ है, यहां से मून पे जाएंगे और यहाँ पे ह्यूमन का प्रेजेंस लंबे टाइम तक रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है वो सब देखा जाएगा. ठीक है. सेकेंड डिफरेंस, ये जो था ये सिर्फ मून तक ही रेस्ट्रिक्टेड था. इट वाज रेस्ट्रिक्टेड टिल मून. आर्टेमिस जो है वो सिर्फ मून तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है. वो ये अर्थ से मून पे जाएंगे और मून को अगले लॉन्च करने के लिए एज अ लॉन्च पैड की तरह यूज करेंगे. मतलब अभी अगर मून पे अभी मार्स पे जाना है तो हमको अर्थ से सीधा मार्स पे जाना पड़ता है, राइट. कोई भी चीज करनी हो तो उसमें अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो एटमॉस्फेयर है, उससे बाहर निकलने के लिए बहुत एनर्जी चली जाती है. वही मून की ग्रेविटी बहुत कम है और एटमॉस्फेयर एज गुड एज ना के बराबर है. तो आइडिया ये है कि ये मून पे जाएगा, अगले जो भी मिशन होंगे वो मून से निकलेंगे मार्स के लिए या कोई और आउटर स्पेस के लिए. वहां का खर्चा कम होगा, वहां का प्रॉब्लम कम होगा क्योंकि ग्रेविटी कम है, एटमॉस्फेयर एब्सेंट है, तो इजी लॉन्च पैड की तरह यूज हो सकता है. तो आर्टेमिस मिशन का दूसरा एस्पेक्ट है. थर्ड मेजर डिफरेंस ये है, जो अपोलो मिशन था वो फुल्ली गवर्नमेंट का था. इसमें प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट प्लस पब्लिक, मतलब प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, ये दोनों इक्वली रोल प्ले कर रहा है. जो आर्टेमिस है वो आर्टेमिस 1, 2, 3, 4 इस तरीके से डिवाइडेड है, मतलब स्टेप बाय स्टेप है. जो आर्टेमिस 1 था वो कंप्लीट हो चुका है. अब जो चल रहा है ये आगे के 2, 3, 4 के लिए चल रहा है. यहाँ पे अगर मैं आपको एक इमेज दिखाऊं तो ये आर्टेमिस 1 की है. अब आप देखिए कि कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है. मैं आपको पाथ दिखाता हूं वो कैसे ट्रैवल करता है. यहां से वो निकला और ऐसा नहीं है कि ये अर्थ है, ये मून है, यहां से निकला और सीधा मून पे चला गया, ऐसा नहीं हुआ. उनको फोर्स चाहिए, ग्रेविटी से बाहर निकलने. तो ये यहां से निकला, अर्थ के ग्रेविटेशन का मदद लेके, जितना जोर से वो सेंट्रीफ्यूगलिटी का मदद लेके गया ऐसा, फिर मून के एंटर हुआ, देन दिस, एंड फिर वापस आया. आप अगर समझते हो, अगर आप ज्योग्राफी थोड़ा भी समझते हो, अगर आप स्पॉट करते हो तो यू विल रियलाइज ये जो साइन है जिसको हम इन्फिनिटी का साइन बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज, बहुत सारे, जिस अगर आप एक जगह पे रहोगे, लेट्स से कि आप नॉर्वे में कहीं रहते हो और एक जगह पे आपने सिर्फ ये नोटिस किया कि हर रोज मैं बस वो फोटो लेते जाऊंगा कि सूरज सुबह 10 बजे सन कितने कहाँ पे है, तो आप पूरा साल भर अगर फोटो देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि उस जगह से सूरज का लोकेशन जो था वो भी इन्फिनिटी के साइन में ही जाता है. एनीवेज, लेट्स मूव टू द फाइनल आर्टिकल ऑफ द डे, दैट इज साइंस एंड टेक के जब लेक्चर होंगे तब मैं आपको इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी करंट अफेयर्स पे वापस आता है. लास्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग डेटा प्रोटेक्शन एंड इंडियाज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट. सिंपल आर्टिकल है, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है.
कंटेक्स्ट है कि इंडिया का जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया, इट मार्क्स द कंट्रीज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क, पहला कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क है इंडिया से जो रेगुलेट करेगा कलेक्शन को, प्रोसेसिंग को और स्टोरेज को ऑफ पर्सनल डिजिटल डेटा। ठीक है, और को मतलब कलेक्शन चाहे गवर्नमेंट करे, कोई स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट करे, कोई एजेंसी करे या प्राइवेट कंपनीज करे, इस सबको रेगुलेट करेगा ये एक्ट। ये बेसिक है, राइट टू प्राइवेसी, जैसे मैंने पहले बताया कि फंडामेंटल राइट है। और जो डीपीडीपी है, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है, इट इज बेस्ड ऑन कंसेंट, जो अभी हम लोग व्हाट्सएप के केस में हम कंसेंट की बात करें उसके ऊपर डिपेंडेंट है। कंसेंट बहुत इंटीग्रल पार्ट होगा फॉर डेटा प्रोसेसिंग एंड लेजिटिमेट यूज। इसमें बाय द वे स्टेट को कुछ एग्जाम्पशंस दिए गए इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। मेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ क्रिटिकल इश्यूज इसमें आते हैं कि देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन प्राइवेसी एंड गवर्नेंस नीड, क्योंकि प्राइवेसी भी जरूरी है लेकिन गवर्नेंस की नीड्स भी जरूरी है, स्पेशली अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात है, पब्लिक ऑर्डर की बात है, मोरालिटी की बात है तब। सेकंड इज स्कोप एंड एनफोर्सेबिलिटी ऑफ यूजर कंसेंट इन डिजिटल इकोसिस्टम, हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज इट। इसका जो रूल बेस्ड एक्चुअल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आएगा तब पिक्चर क्लियर होगी कि ये कैसे करने वाला है। अभी के इश्यू, अभी ये समझ में आ रहा है कि देयर इज एन एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड्स अगेंस्ट द फंक्शंस creep and surveillance. We also need independence and effectiveness of this particular data protection board. And the last one is there is a limited coverage of non-digital and anonymized data risk. डिजिटल तो कवर कर लिया, नॉन डिजिटलाइज्ड डेटा रिस्क भी तो है। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, इंडियाज डेटा प्रोटेक्शन रिजिम इज फाउंडेशनल स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसी के ऊपर आगे का पूरा मीनार, आगे का पूरा आर्किटेक्चर खड़ा होगा। लेकिन इसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है ऑन लिमिटिंग द स्टेट्स एग्जेम्पशंस एंड री एंश्योरिंग द स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट। प्लीज पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस एमसीक्यू। With reference to India's Digital Personal Data Protection Act, consider the following statements. First, the Act recognizes consent as the primary ground for processing personal data. Statement 2, the Act applies equally to the digital and non-digital personal data. Statement 3, the state can be exempted from certain provisions of the Act specified on specified grounds. So, Statement 2 में ये लिखा है कि इट एक्ट अप्लाइज इक्वली टू द डिजिटल एंड नॉन डिजिटल पर्सनल डेटा। डिजिटल के ऊपर सही है, नॉन डिजिटल के ऊपर नहीं अप्लाई होता है। सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज 1 and 3, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। द स्टेट कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टन प्रोविजन, जैसे कि किस सिचुएशन में, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, गवर्नेंस, इसके लिए उनको एग्जेम्पशन दिया जा सकता है। ये CSAP के जो स्मार्ट बुक्स है, वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर आपके प्रिपरेशन यूपीएससी एंड एपीसी। अब वो एसएमएस मीडियम में भी अवेलेबल है, जिसको अगर आपको एक्सेस करना है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट ऑन द नंबर मेंशन हियर एंड देन यू कैन एक्सेस दीज स्मार्ट बुक्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, सी यू।